मूविंग न्यूक्लियस कंसेप्ट। देखिए, ये हम लोग मानकर चलते हैं बोर मॉडल में कि न्यूक्लियस इज स्टेशनरी एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ 2-dimensional सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन न्यूक्लियस भी एक्चुअली मूविंग कंडीशन में हो सकता है कि एक एटम में न्यूक्लियस भी मूव कर रहा है। तो हम लोग जो अभी चीज डिराइव कर रहे हैं, that is considering moving nucleus, when the nucleus is also rotating about some point and the electron is also rotating about some point. That is called Bohr model derivation according to moving nucleus concept. Moving nucleus concept जो हम लोग डिराइव किए एनर्जी का, रेडियस का या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये मानते हुए डिराइव किए हैं कि न्यूक्लियस इज रिजिड एंड इट इज स्टेशनरी। न्यूक्लियस रुका हुआ है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो दो इक्वेशन दिया बोर मॉडल, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू mv²/r और दूसरा चीज था mvr इक्वल टू nh/2π। लेकिन अगर हम लोग कंसिडर कर लें कि न्यूक्लियस भी रोटेट कर रहा है किसी पॉइंट के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट अगर न्यूक्लियस भी रोटेट कर रहा है तो डेरिवेशन में क्या चेंजेस आएगा, तो ये चीज हम लोग एक देखेंगे यहां पर कि जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है ऑफ मास m1 और ये एक न्यूक्लियस है ऑफ मास कैपिटल M, स्मॉल m, कैपिटल M, न्यूक्लियस। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है ना। और यह भी हो सकता है कि ये न्यूक्लियस भी किसी एक पाथ में रोटेट कर रहा हो, ये न्यूक्लियस भी किसी एक पर्टिकुलर पाथ में रोटेट कर रहा हो। दो मास अलग अलग है जरूर, लेकिन इसको हम एक सिस्टम मानते हुए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों का मास कॉन्सेंट्रेटेड मानते, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे तुम लोग 4-5 स्टूडेंट एक जगह अरेंज हो, तुम्हारा M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M5, M6, M7 जो भी है, तुम लोग चारों को अगर एक सिस्टम मान लें तो तुम चारों का जो भी बिहेवियर होगा, एक पॉइंट पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। समझ में आ रहा? ये मानते हुए कि एक पॉइंट पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रहा है? हमारे बॉडी में भी सेंटर ऑफ मास होता है। एक पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास को अगर हिला दिया जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, मतलब ओवरऑल मूवमेंट इज एट रेस्ट। तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आप लोग और डिटेल में पढ़ोगे फिजिक्स में, हम तो सिर्फ डायरेक्ट डेरिवेशन कर रहे। डेरिवेशन कि ये इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m, न्यूक्लियस ऑफ मास m, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स में कि द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन ऑफ mi(xi) डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi, समेशन ऑफ mi(xi) divided by summation of mi, where xi is the distance from a particular selected origin। एक origin हम select करेंगे, उस origin से अलग अलग मास का कितना डिस्टेंस है। बात समझ में आ रहा? मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड हियर, सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड समवेयर हियर। दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, मतलब कि दोनों को अगर हटाकर भी अगर हम सिर्फ इसका स्टडी करें ना, तब भी हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। बस समझ में आ रहा है? खैर, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी रिलेटेड है, जो फिजिक्स में पढ़ोगे आगे। दो मास का एक इमेजिनरी पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। क्लियर? इससे इसका डिस्टेंस मान लो है r1, न्यूक्लियस का डिस्टेंस यहां से यहां तक है मान लो r2। क्लियर? नाउ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ये वाला भी रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। इससे डिस्टेंस कितना आप लोग मान के चल रहे? r1। अगर इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन माने, इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन माने, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना आ रहा है? r1 पे। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आ गया r1 पे, दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ mi(xi), मतलब कि
इस सेंटर ऑफ मास से इस m की दूरी कितना, सॉरी इस ओरिजिन से इस m की दूरी कितना, 0। इस ओरिजिन से कैपिटल M की दूरी कितना, r1 प्लस r2, वही चीज है m इंटू 0 प्लस कैपिटल M इंटू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दैट इज द समेशन ऑफ m। एक ओरिजिन से, जैसे मान लो तुम ऐसे समझो कि बहुत सारे मास एक जगह है, ठीक, हम एक को ओरिजिन माने और हम इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहे हैं, तो लेट द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज r, समझ में आ रहा है? दैट r विल बी इक्वल टू m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r2 प्लस m3 इंटू r3 प्लस m4 इंटू r4, सबका डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई मास डिवाइडेड बाई टोटल मास कर दो, तो ये r का वैल्यू आपको डिस्टेंस या लोकेशन पता चल जाता कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहां पर है। क्लियर है? खैर, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा mr1 प्लस कैपिटल mr1 विल बी इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, यहां भी आएगा mr1 प्लस mr2, mr1 कट गया, अल्टीमेटली स्मॉल m इंटू r1 विल बी ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल M इंटू r2। अगर दोनों रोटेट कर रहे हैं, तो स्मॉल m इंटू r1 विल बी ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल M इंटू r2, स्मॉल m इंटू r1 विल बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू r2। इज दिस क्लियर? क्लियर है? खैर, ये इलेक्ट्रॉन इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, ऐसे नहीं, ध्यान देना, अगर ये दोनों मूव कर रहे या दोनों रोटेट कर रहे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा, ये न्यूक्लियस जो है वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट कर रहा है, न्यूक्लियस भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट कर रहा है। दोनों को रोटेट करता हुआ हम लोग मान लिया, दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर सेंटर ऑफ मासेस। इज दिस क्लियर? क्लियर? अब देखो, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स ऑफ रिपल्शन है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रॉन पे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है, और वो कितने r का रेडियस में वो घूम रहा है? r1 रेडियस के अबाउट घूम रहा है कि नहीं है? ये इलेक्ट्रॉन कितने रेडियस के अबाउट घूम रहा है? r1 रेडियस के अबाउट घूम रहा है। mv1 स्क्वायर अपॉन r1 will represent the centripetal force on the electron, and that is balanced by the attractive force on the electron. And what is the attractive force? kZe square upon distance between the nucleus and electron. हम लिखे r square, where r is r1 plus r2, दो चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कितना? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, kZe स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, वेयर r इज नथिंग बट r1 प्लस r2। सिमिलरली इस न्यूक्लियस पे भी फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, कितना लग रहा है? mv2 स्क्वायर अपॉन r2, क्योंकि ये r2 रेडियस के अलोंग घूम रहा। बोथ द पार्टिकल्स आर रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास, यही मान के चलना है। बात समझ में आ रहा है? बोथ ऑफ देम आर रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास इज स्टेशनरी, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं। हालांकि जब रोटेट करेगा तो सेंटर ऑफ मास का भी एक ऑर्बिट आएगा, समझ में आ रहा? लेकिन आप मानना कि इसके अबाउट ये घूम रहा, इसी के अबाउट ये इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा। क्लियर? नाउ, दो मास था, एक ज्यादा मास और एक कम मास, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? जहां ज्यादा मास है उसके करीब होगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? सेंटर ऑफ मास जो लोकेटेड होगा कहां पर लोकेटेड होगा? जिधर ज्यादा मास है उसके करीब। कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है r2, इट इज लेस देन द डिस्टेंस r1। तो इनडायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि यहां से यहां r1 होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो न्यूक्लियस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और ये न्यूक्लियस भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। इज दिस क्लियर? ऐसा भी समय आ सकता है कि न्यूक्लियस यहां पर और इलेक्ट्रॉन यहां पर, समझ में आ रहा? तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा?
तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा, दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के कहीं यहां पर बीच में। तो सेंटर ऑफ मास भी रोटेट करता है एक ऑर्बिट में। जैसे जैसे दोनों सिस्टम रोटेट कर रहे, सेंटर ऑफ मास भी रोटेट करता रहता है। आर गेटिंग माय पॉइंट? खैर उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। फोर्स ऑन द न्यूक्लियस दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द अट्रैक्टिव फोर्स। इधर का फोर्स विल बी इक्वल टू द अट्रैक्टिव फोर्स। एंड व्हाट इज अट्रैक्टिव फोर्स? KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर सेम, क्योंकि दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर ही होगा, KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के बराबर। चूंकि ये दोनों सेम, तो हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि mv1 स्क्वायर अपॉन R1 विल बी इक्वल टू कैपिटल mv2 स्क्वायर अपॉन R2। लिख सकते? ठीक है। अब यहां से निकल गया, R1 को भेज दे इधर, तो ये क्या बन जाएगा? mv1 स्क्वायर, mv1 स्क्वायर, और उसमें हाफ मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा ये? हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R1, और इधर पे 2 भी लगेगा, हाफ मल्टीप्लाई किए थे। सिमिलरली यहां से मिलेगा आपको हाफ ऑफ mv2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, दैट विल बी इक्वल टू R2 गया KZE स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R2। यस, टोटल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी को जोड़ेंगे, ये बन जाएगा KZE स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर, जोड़े R1 प्लस R2। लेकिन ये R1 प्लस R2 किसके बराबर है? R के बराबर, मतलब कि एक R कट गया, KZE स्क्वायर अपॉन R आया। सेम एक्सप्रेशन आएगा, ध्यान देना। 2R, ऑब्वियसली इट इज 2R। और जब हम लोग डिराइव किए थे बोर मॉडल में न्यूक्लियस को स्टेशनरी मान के, तब भी ये एक्सप्रेशन आया था। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? माइनस KZE स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2, डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज R। टोटल एनर्जी E, कैपिटल E, दैट विल बी इक्वल टू, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस ऑफ KZE स्क्वायर अपॉन 2R। ये सारे एक्सप्रेशन तो वही आ रहे हैं यार, जो हम लोग स्टेशनरी न्यूक्लियस को मानकर निकाले थे। यस और नो? कॉपी करो यहां तक जल्दी। टोटल एनर्जी में अपॉन R आएगा कि अपॉन 2R आएगा? पक्का? 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो क्या आएगा? अल्टीमेट आदमी, बोलो बोलो क्या आएगा? ऐसे भी आगे ऊपर नोट कर लेना कि बोथ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर रिवॉल्विंग अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास। बोथ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास। कॉपी कर लिए? अब देखो, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। लेकिन ये तो स्टेशनरी न्यूक्लियस का कंसेप्ट था। यहां तो इलेक्ट्रॉन भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है,
और न्यूक्लियस भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम को हम लोग जोड़ेंगे तो बोलेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम शुड बी क्वांटाइज्ड। टोटल एंगुलर मोमेंटम शुड बी क्वांटाइज्ड। देख कैसे लिख रहे, mv1r1 ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, प्लस कैपिटल mv2r2 एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस हुआ, दैट विल बी इक्वल टू nh/2π। अब बोर मॉडल को हम लोग इस हिसाब से ले रहे कि द टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी क्वांटाइज्ड इफ द न्यूक्लियस इज ऑल्सो मूविंग इनसाइड द एटम, nucleus is also revolving around center of mass, electron is also revolving around center of mass. The total angular momentum should be quantized, that will be equal to nh/2π। क्लियर है? हमें पता है कि mr1 is equal to कैपिटल mr2, पहले डिराइव किए थे, सेंटर ऑफ मास निकाल रहे तो डिराइव किए थे, आया था ये चीज। तो या तो हम mr1 के बदले कैपिटल mr2 लिख लें और mr2 यहां पर भी है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, समझ में आ रहा है? तो हम लिख सकते v1 प्लस v2 nh/2π mr2, या अगर हम इस mr2 के बदले mr1 लिख देते तो mr1 कॉमन हो जाता, v1 प्लस v2 nh/2π, या हम लोग बोल सकते हैं v1 प्लस v2 विल बी nh/2π स्मॉल mr1, या हम बोलेंगे v1 प्लस v2 जो है वो nh/2π mr1 है, या इट इज ऑल्सो इक्वल टू nh/2π कैपिटल mr2 भी है। एक्सप्रेशन का नेचर वही है यार, ये सब एक्सप्रेशन आया था nh/2π mr, और r को हटा के एक्सप्रेशन को बिठा दिए तो वेलोसिटी निकल गया था। यहां v1 प्लस v2 दोनों का ये वैल्यू आ रहा। क्लियर? अब ध्यान दो, हम लोग जानते थे कि ये भी kz²/r², ये भी kz²/r², ये दोनों बराबर बोले थे। अब देख, m v1²/r1 is equal to capital M v2²/r2. We all know that. We all know that कि mr1 is capital mr2। कैपिटल M को इधर लेके आओ, m/M v1²/r1 is v2²/r2 का स्क्वायर, अरे r2 ओनली। ठीक है? स्मॉल m बाई कैपिटल M क्या लिख सकते, r2/r1, r2/r1 v1²/r1 is v2²/r2। इस r2 को इधर भेज दो, नीचे ये क्या बन जाएगा, v1²/r1² is v2²/r2², टेकिंग स्क्वायर रूट v1/r1 is equal to v2/r2। v1/r1 is equal to v2/r2। थोड़ा डेरिवेशन लंबा है लेकिन लास्ट का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। डिराइव करके हम दिखाएंगे कि क्या आ रहा है आखिरकार, स्टेशनरी और मूविंग न्यूक्लियस में क्या अंतर होता है। अब देख, यहां पर इस्तेमाल करेंगे हम लोग, पहले कॉपी करो जल्दी इस तरफ। पहले
इधर कॉपी कर लिए। अब यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं हम। V1 प्लस V2 ये है, लिख लिए। V1 प्लस V2 किसके बराबर? NH अपॉन 2 पाई M R1 के बराबर। अब हम V2 के बदले क्या लिख सकते? V1 R2 अपॉन R1। V1 प्लस V1 R2 अपॉन R1। V1 plus V1 R2 upon R1, that will be equal to NH upon 2 pi M R1। यहां V1 अगर कॉमन ले लिए तो क्या बन जाएगा? ये R1 plus R2 upon R1 is NH upon 2 pi M R1। R1 कट गया। And what is R1 plus R2? R, distance between the nucleus and the electron. So what is V1? NH upon 2 pi M V1 is NH upon 2 pi M R। Similarly, अगर हम V2 को नहीं कुछ करते, V1 को चेंज करते, मान लो हम इक्वेशन यूज कर रहे V1 प्लस V2 इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई M R2। NH अपॉन 2 पाई कैपिटल M R2। ये V1 क्या था? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। V2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो V1 को चेंज अगर करते यहां से, व्हाट इज V1? V2 R1 अपॉन R2, V2 R1 upon R2 plus V2 is NH upon 2 pi capital M R2। V2 कॉमन लिए, R1 plus R2 upon R2 आ जाता और NH upon 2 pi capital M R2। R2 कट गया। R1 plus R2 क्या है? R। अल्टीमेटली V2 is NH upon 2 pi capital M R। वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आया है बेटा, जो हम लोग पहले पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होता है? NH अपॉन 2 पाई MR ही निकाले थे हम। और यहां पे न्यूक्लियस का कितना वेलोसिटी? बस न्यूक्लियस का वेलोसिटी मतलब न्यूक्लियस का मास, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का मास। क्लियर? कॉपी करो। अब देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स mv1 स्क्वायर अपॉन r, यही था ना सेंट्रीपिटल फोर्स? दैट वाज इक्वल टू हाउ मच? kze स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये r1 r स्क्वायर, यही सेंट्रीपिटल फोर्स था। सेंट्रीपिटल फोर्स था m V1 स्क्वायर। व्हाट इज V1 स्क्वायर? वेर इज V1? वहां पर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है? और बाई R1 तो था ही, दैट विल बी इक्वल टू kz स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक? kz स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, m बाई R1। V1 स्क्वायर कितना है? m स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर R स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग क्या पा रहे हैं? R स्क्वायर कट गया, एक m कट गया, तो R1 कितना आया? R1 आया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। बेटा वही आया जो हम लोग डिराइव किए थे, लेकिन ये R1 आया है। R1 क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? और इनडायरेक्टली वो न्यूक्लियस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है, क्योंकि हमको पता है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। क्लियर?
सिमिलरली कैपिटल M V2 स्क्वायर अपॉन R2 भी किसके बराबर था? KZ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के बराबर ही था। V2 स्क्वायर निकाल चुके हो, तो कैपिटल M बाई R2 विल बी इक्वल टू व्हाट इज V2 स्क्वायर? N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर कैपिटल M स्क्वायर R स्क्वायर इज KZ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर कट गया, एक M और एक M भी कट गया, तो यहां से निकलेगा क्या? R2 कितना? R2 इधर चला गया, तो N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर कैपिटल M K Z E स्क्वायर। अब हम पहला फाइनल आंसर निकाल रहे हैं। एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर? द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, दैट वाज R1 प्लस R2। दोनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2 को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर KZ स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन M प्लस 1 अपॉन स्मॉल m। ठीक, यह भी फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होता है। फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होता है, और ये क्वांटिटी इज N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर KZ स्क्वायर। और दिस फिजिक्स में एक पढ़ोगे रेड्यूस्ड मास, दैट इज म्यू। अब देख, ये रेड्यूस्ड मास क्या है? दो पार्टिकल के बीच में अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, थोड़ा आइडिया व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ऊपर जाने के लिए mgh वर्क विल बी डन बाय मी, नीचे आएगा तो mgh वर्क विल बी डन बाय द ग्रेविटी। कंजर्वेटिव फोर्स, खैर वो पढ़ोगे। दो मास के बीच में अगर कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, then that two masses can be replaced and we can take one single mass and that will be called as reduced mass। और उस reduced mass पे वही force of attraction लग रहा है। जैसे मान लो अर्थ है और मून है, अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यह भी कंजर्वेटिव फोर्स। अर्थ और मून को हटाकर दोनों के बदले हम एक मास लगा दें, और उस मास पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है? उतना ही लग रहा है जितना कि अर्थ और मून के बीच में था। तब भी हमारा वही आंसर आएगा। जब हम अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तब भी मेरा वही आंसर आएगा। सच काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड reduced mass। What is reduced mass? Reduced mass is basically m1 m2 upon m1 plus m2। ये reduced mass होता है। जैसे मान लो दो मास को स्प्रिंग से हम कनेक्ट कर दिए, m2 m1, दोनों मास को हटा दे, एक ही फोर्स रख kx, स्प्रिंग का फोर्स kx, दोनों मास को हटा के एक मास सब्जेक्टेड टू अ फोर्स हाउ मच? kx, दैट इज reduced mass। समझ में आ रहा है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस। उसी तरीके से जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट m प्लस कैपिटल M अपॉन, यही आएगा ना, विच इज नथिंग बट 1 बाई म्यू, विच इज नथिंग बट 1 बाई म्यू। सो रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस and the electron in the nth orbit is n square h square upon 4 pi square k mu m कर दे इसको, mu m reduced mass, m नीचे आ गया, समझ में आ रहा है? z e स्क्वायर। अब ध्यान देना जरा एक और बात, एक और बात ध्यान दो। पहले क्या रिजल्ट निकाले थे? पहले निकाले थे R n is, जब नोट्स देखोगे
एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के एम जेड ई स्क्वायर, वेयर एम वॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद हम बोले थे कि अरे एन स्क्वायर और जेड को छोड़ दे, बाकियों का वैल्यू बिठा, तो ये आ जाता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड आर्मस्ट्रांग, आता है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसी में इसका रूप लेके आ रहे हैं। कैसे, देखना, ध्यान देना। म्यू एम को हटा दो, तो म्यू एम को हटा दो, एन स्क्वायर को हटा दो, जेड को भी हटा दो, हटा दिए। तो इस एक्सप्रेशन में क्या चीज मिसिंग है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग है ना। ये मिसिंग हो गया ना, क्योंकि यहां पर भी एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई ये सब मिला के कितना वैल्यू आया था? 0.529 आया था। तो ये वैल्यू में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड है ना यार, है कि नहीं? इस वैल्यू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड है। तो हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दिए, मान लो 0.529 में 0.529 में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दिए, तो वो कौन सा वैल्यू दिया? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो वो कौन सा वैल्यू दिया? एम हट गया। अब इतने का वैल्यू आया ना मेरे पास, इतना तो यहां पर भी है, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के, जेड को छोड़ दे ई स्क्वायर, ये इसी का वैल्यू आ गया ना। और साथ में क्या है इसमें? बस यही हो गया हमारा आंसर। द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट कंसिडरिंग मूविंग न्यूक्लियस इज 0.529 m अपॉन रिड्यूस्ड मास मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर बाई जेड। बस ये एक टर्म लाने के लिए इतना बड़ा कहानी हम रचे। इधर कॉपी कर लिए? नो सर। अब याद करो, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या निकाले थे? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर तो निकाल चुके बेटा, आर को अब यहां पे बिठाना ही भर है, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, आर कितना निकाले हम लोग? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड था तो मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई स्क्वायर के म्यू एम जेड ई स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इट विल बिकम 2 माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 इंटू म्यू एम डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है। जब हम लोग स्टेशनरी न्यूक्लियस माने थे तो En क्या आया था? सेम एक्सप्रेशन, माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। और एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर को छोड़कर हम बोले थे कि ये वैल्यू कितना हो जाता? माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ऐसे आया था वैल्यू। तो इस वैल्यू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड है, समझ में आ रहा? तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करते ही गया ये, और उसमें म्यू एम मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है? देयरफॉर एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट माइनस ऑफ 13.6, ध्यान देना, म्यू एम अपॉन स्मॉल एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वैल्यू में मैंने एम से डिवाइड किया और म्यू एम मल्टीप्लाई कर दिया।
इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक्सप्रेशन वही है, एक्सप्रेशन वही है। और लास्ट बच गया वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा था रे? ये वाला। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट nh अपॉन 2 पाई स्मॉल m r तो निकाल चुके। कितना निकला था? n स्क्वायर h स्क्वायर, ऊपर 4 पाई स्क्वायर k म्यू m z e स्क्वायर, 2 पाई विल कैंसल इट बाई 2 पाई, NH कट गया, ये आ गया 2 पाई k z e स्क्वायर म्यू m अपॉन NH। z और n को छोड़ देना है। और जब हम लोग स्टेशनरी माने थे तो कितना आया था? 2 पाई k z e स्क्वायर m अपॉन NH। तो z बाई n का वैल्यू कितना हम लिखे थे? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z बाई n मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस वैल्यू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? मल्टीप्लाइड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड, डिवाइड कर दो, मतलब कि यहां वैल्यू आ जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 और म्यू m अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू z बाई n मीटर पर सेकेंड। तो यार सब फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है, बस एक टर्म आ गया उस एक्सप्रेशन में, क्या? रेड्यूस्ड मास, विच इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर मूविंग न्यूक्लियस का सवाल आया, ये तीनों एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हम लोग आंसर दे देंगे। क्लियर? चलो, we'll continue in the next class.